नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। तो भले ही जीएसटी 2.0 जैसे बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान हुआ हो, भारत की रेटिंग सुधरी हो, आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की हो, फिर भी उसके बावजूद बाजार जो है ऊपर जाकर फिजल आउट हो रहा है, नीचे आ रहा है। बाजार के इस बिहेवियर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इस पूरे हफ्ते बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल आपके फोकस में रहने चाहिए, रडार पर रहने चाहिए। ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और ख़ास तौर पे ऐसे जो स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, या फिर नए टारगेट्स क्या निकल कर आए हैं। तो देखिए, इस हफ्ते सेमीकंडक्टर शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिली। सरकार के जरिए सेमीकॉन इंडिया 2025 के ऐलान के बाद शेयर बाजार ने सेमीकंडक्टर शेयरों में ज़बरदस्त ये जो है फर्राटा भरते हुए दिखे। हैदराबाद की सेमीकंडक्टर कंपनी मॉसचिप टेक्नोलॉजीज के शेयर आप ये समझिए कि 5 दिनों के अंदर 46% तक भाग गए। शुक्रवार को एनएससी के शेयर के भाव की बात करें तो ये 10% बढ़कर 244 रुपये के भाव पर जाता हुआ दिखा। इसके साथ ही इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया यहाँ पे। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज़ के शेयरों में आई तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं कि सरकार के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम के चलते यहाँ पर इस तरह की तेज़ी आई। सरकार की तरफ से यहाँ पे कई बड़े ऐलान होते हुए दिखे, जिसका फ़ायदा इस स्टॉक को मिला। इसके अलावा सिर्फ ये इकलौता नहीं, सीजी पावर इंडस्ट्रियल की बात कर लीजिए, केन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लीजिए, एसपीएल सेमीकंडक्टर हो गया, सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयरों में भी ज़बरदस्त उड़ान ये भरते हुए दिखे। अगर हम मॉसचिप की बात करें, क्योंकि ज़बरदस्त बम्पर तेज़ी निकल के, अब इसके टारगेट्स भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे, तो ऐसे में हमने प्रदीप हल्दर से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि 255 से लेकर 260 तक का जो भाव है यहाँ पर, ये आने वाले दिनों में और जाता देख सकता है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से उन्होंने नज़र दिया। और साफ तौर पे जो स्टॉप लॉस है वो 200 रुपये का आप रखिए, और जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं। आगे के लिए भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। पेसालो डिजिटल लिमिटेड के शेयरों में पूरे हफ्ते ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिली। 5 दिनों में जो स्टॉक है वो 15% तक भाग गया। शेयर का प्राइस 30 रुपये से बढ़ते बढ़ते 35 रुपये पर जाता हुआ दिखा। इस दौरान आप ये समझिए कि 58% के आसपास की यहाँ पे छलांग लगाता दिखा। पीछे के अगर आंकड़ों को देखें तो अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 64 रुपये के आसपास है, और निचला स्तर जो है वो 29 रुपये के आसपास है। अब खबर क्या निकल के आई, स्टॉक में तेज़ी क्यों आई, तो आप ये देखिए, कंपनी ने 4 सितंबर 2025 को अपने बोर्ड मीटिंग में 5000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करने की मंजूरी दी थी। ये डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी होंगे, जिनकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए होगी। हर डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपए रखा गया है। इनका कार्यकाल जो है यहाँ पे 36 महीने, जो टेन्योर होगा वो 36 महीने होगा। सालाना 10% ब्याज मिलेगा, जो कि मंथली आधार पर चुकाया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी यहाँ पे 9वें क्वार्टर से शुरू होगी, 4 बराबर किश्तों में होगी, और इन डिबेंचर्स को बीएससी पर लिस्ट कराने का प्रस्ताव है। कंपनी को मजबूती देने के लिए इसके प्रमोटर्स यहाँ पर इक्विलिब्रेटल वेंचर्स, जिसको सी फ्लो प्राइवेट लिमिटेड को लोग आप जानते हैं, निवेशक जानते हैं, उन्होंने ये कदम बढ़ाया है। प्रमोटर ने खुले बाजार में आप ये समझिए कि 16,36,470 शेयर खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग आप करीब करीब 4.93 करोड़ रुपए मानी जा रही है। 1992 में स्थापित पेसालो डिजिटल लिमिटेड एक भारतीय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है, जो कि माइक्रो फाइनेंस, छोटे व्यवसाय लोन, पर्सनल लोन देती है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। आप देखिए कि पिछले 6 महीने से दलाल स्ट्रीट पर सबसे ज़्यादा चमकता हुआ स्टॉक या सितारा कहें वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जीएमडीसी। अब इस हफ्ते भी आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और शुक्रवार को भी 13% जो है वो स्टॉक भागता हुआ दिखा। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 23% का उछाल इसमें देखने को मिला है। इस तेज़ी के चलते शेयर 52 वीक हाई के लेवल पे पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर। अब ये तेज़ी क्यों आई, यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देने के मकसद से करीब 1500 करोड़ रुपए की एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी, जिसके चलते शेयरों में बम्पर तेज़ी देखने को मिली। अब आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि रेयर अर्थ की बात होती है, भाई आखिर होता क्या है, तो हम लोग खास आपको जानकारी देते हैं यहाँ पे। देखिए, रेयर अर्थ जो होता है एलिमेंट्स 17 रासायनिक तत्व, यानी कि केमिकल
एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। इस सभी एलिमेंट्स को ज़मीन से माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, विशेषकर लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से लेकर रोबोट, चिप, मिसाइल आदि में। आप ये भी समझ लीजिए कि 17 एलिमेंट्स दुनिया के भविष्य तय करते ही इस तरीके की बातें कही जाती हैं यहाँ पे। और जीएमडीसी के शेयरों के टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर 560 से लेकर 640 रुपये तक के यहाँ पर लक्ष्य दिए जा रहे हैं। प्रदीप हल्दर की तरफ से यहाँ पे राय दी गई है। एक और स्टॉक, अब आप देखिए ना खबरें के हिसाब से कैसे स्टॉक बदलते हैं। यहाँ पे श्री दिग्विजय सीमेंट की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक जो है 6% गिरकर 90 रुपये पर आ गए। इस तरह की खबरें पहले उड़ी थी यहाँ पर कि 80 साल पुरानी ये कंपनी जो है, सीमेंट कंपनी जो है, उसको अदानी ग्रुप जो है वो खरीदने जा रहा है यहाँ पर। और एक और खबर मैं आपको बताऊंगा जेपी एसोसिएट्स को लेकर, आगे आप हमारे साथ बने रहिए कि आखिर हुआ क्या, किसने अधिग्रहण किया यहाँ पर। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो गिरावट है इसलिए आई कि कंपनी के जो प्रमोटर है ट्रू नॉर्थ फंड 6 LLP ने अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो बेचने के लिए यहाँ पे समझौता कर लिया। ट्रू नॉर्थ फंड कंपनी ने अपनी कुल 54.6% हिस्सेदारी में से 50% हिस्सेदारी इंडिया रिसर्जेंस फंड को बेचेगा। यानी कि देखिए मेजॉरिटी जो हिस्सेदारी वो बेच दे रहे हैं यहाँ पर। ये सौदा 2 चरणों में किया जाएगा। 85 रुपीज़ प्रति शेयर की दर से होगा यहाँ पर, जो कि गुरुवार के क्लोजिंग वैल्यू से जो आप देखिए 95.86 रुपये के मुकाबले लगभग 10% की छूट पर है। इस लेन देन का कुल जो वैल्यू आप देखें तो वो 631 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये डील जो है आप 81 प्रति टन डॉलर के हिसाब से, कीमत के हिसाब से यहाँ पे तय की गई है। इस हिस्सेदारी बिक्री के साथ ही ये जो लेन देन है 26% सार्वजनिक हिस्सेदारी के लिए ओपन फॉर ऑफर की ट्रिगर करता हुआ दिखेगा। ओपन ऑफर की कीमत जो है वो 92 रुपीज़ प्रति शेयर तय की गई है। इस हिस्सेदारी बिक्री के साथ साथ श्री दिग्विजय सीमेंट ने हाई बॉन्ड सीमेंट के साथ यहाँ पर 10 साल का एक एक्सक्लूसिव सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो ये जो स्टॉक है आपके रडार पे आगे भी रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तमाम तरह की खबरों को हम लोग देख रहे हैं स्टॉक के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डाला है। BSE 500 में शामिल ओला इलेक्ट्रिक की अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे निवेशक जो थे ये मान के चल रहे थे स्टॉक की अब जो रैली है वो थमने नहीं वाली, लेकिन 2 दिन में 14% से ज़्यादा जो है स्टॉक टूट गया है। यहाँ पर 60 रुपये के आसपास आ गया। 40 रुपये का भाव मुझे याद है। कंसोलिडेशन पे लगातार 1 महीने तक इसमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक ने स्ट्रेंथ पकड़ी थी, लेकिन फिर वापस वहाँ पर नीचे आता हुआ दिखा। और आप देखिए कि करीब करीब आप ये उस भाव से 64% तक ये स्टॉक यहाँ पे भाग गया था। अब खबर क्या निकल के है, स्टॉक में गिरावट क्यों है? जापान की दिग्गज कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने इसमें अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। पिछले कुछ महीनों से सॉफ्टबैंक की ओर से लगातार हिस्सेदारी कम की जा रही है। 15 जुलाई 2025 से लेकर 2 सितंबर तक विदेशी निवेशक ने कुल 9.49 करोड़ शेयरों की यहाँ पर बिक्री की, जो कि 2.15% हिस्सेदारी के बराबर है। यानी कि 2% से ज़्यादा के हिस्से यहाँ पे जो है वो बिक्री होती हुई दिखी है। इस ऑफलोड के बाद कंपनी में सॉफ्टबैंक का जो स्टेक है वो 17.83% से कम होकर 15.68% पर आ गया है। हालांकि सॉफ्टबैंक ने इस शेयरों की जो बिक्री की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जो सेल ऑफ है वो ओला इलेक्ट्रिक के अगस्त 2024 में हुए IPO के बाद से यहाँ पर सॉफ्टबैंक की पहली हिस्सेदारी बिक्री है। फिर भी सॉफ्टबैंक ओला इलेक्ट्रिक में फाउंडर और चेयरमैन भाविश अग्रवाल के बाद यहाँ पे दूसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर बना हुआ है और जिनके पास जून तिमाही तक 30% के आसपास की यहाँ पे स्टेक था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि स्टॉक को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर कई ब्रोकरेज का मानना है कि ये जो स्टॉक है 72 से 74 रुपये भी जा सकता है यहाँ पे। लेकिन इसके उलट रचित खंडेलवाल का यहाँ पे साफ तौर पे नजरिया जो है यहाँ पे नेगेटिव है स्टॉक को लेकर। अब इस हफ्ते यहाँ पे अनिल अंबानी को लेकर 2 बड़े अपडेट आए, उसके ग्रुप को लेकर 2 बड़े अपडेट आए। कौन से? देखिए, पहला, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम के लोन खाते को धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड करार दे दिया है। बैंक ने कंपनी के पूर्व निदेशक और उद्योगपति अनिल अंबानी को भी इस मामले में शामिल किया है। ये खुलासा कंपनी के जरिए रेगुलेटरी फाइलिंग में किया गया है। बैंक का 2,462 करोड़ का लोन है और 1,656 करोड़ अब भी बकाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशन को 2 चरणों में कुल 2,462 करोड़ का लोन और क्रेडिट लाइन की सुविधा दी थी। पहला लोन 1,600 करोड़ और दूसरा लोन जो है 862 करोड़ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का बकाया है और यहाँ पर इतना ही कर्ज बैंक के मुताबिक
28 अगस्त 2025 तक कंपनी पर कुल 1656 करोड़ की जो राशि है वो बकाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये भी स्पष्ट किया कि आरकॉम का जो खाता है 5 जून 2017 से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर घोषित किया जा चुका है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, एक लेटर भी, और उसमें कहा गया कि इस खाते को फ्रॉड घोषित करने का फैसला एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है अनिल अंबानी के प्रवक्ता की तरफ से। क्योंकि देखिए दूसरी ओर का भी यहाँ पर जो है आपको जानना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। तो अनिल अंबानी की प्रवक्ता की तरफ से यहाँ पे एक बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई को 12 साल पुराने मामलों से जोड़ा बताया गया। उन्होंने कहा पुराना मामला है ये। बयान में कहा गया कि अनिल अंबानी 2006 से 2019 तक रिलायंस कम्युनिकेशन के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। वह कभी भी कंपनी के कार्यकारी पद पर नहीं रहे और न ही रोजमर्रा के संचालन में उनकी कोई भूमिका है। अब इस ग्रुप की एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है कंपनी की, यहाँ पे पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, यहाँ पे RAL, अपने जॉइंट वेंचर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में से 2% इक्विटी हिस्सेदारी फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डसॉल्ट एविएशन को ट्रांसफर करेगी। यहाँ पे ये सौदा जो है 175 करोड़ में तय हुआ है। आधार पर आप ये समझ लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन के आधार पर तय हुआ है। यहाँ पे डील 5 सितंबर को पक्की हुई है और इसके 1 नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जानकारी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में भी दी। इस लेन देन के बाद यहाँ पर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में रिलायंस एरोस्पेस की हिस्सेदारी 49% रह जाएगी, जबकि डसॉल्ट एविएशन की हिस्सेदारी बढ़कर 51% हो जाएगी। इससे डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि ये एसोसिएट कंपनी बन जाएगी यहाँ पर, जिससे आप समझिए कि जिसके चलते रिलायंस और इंफ्रा, आप चाहे रिलायंस इंफ्रा की बात कर लीजिए, पावर की बात कर लीजिए, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस बैंक के शेयरों की बात करते हैं। इस हफ्ते एक अच्छी तेज़ी इसमें भी देखने को मिली। हफ्ते भर में शेयर जो है वो करीब 6.5% तक चढ़ गया। दरअसल बैंक ने बाजार को ये जानकारी दी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने जापान की सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि SMBC को यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। SMBC आप यहाँ पे देखें तो सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित विलय यहाँ पे सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के जरिए यस बैंक के शेयर पूंजी और वोटिंग अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन दोबारा नियुक्त कर दिया है। इसकी मंजूरी दे दी है उन्होंने। राम सुब्रमण्यम गांधी का नया कार्यकाल जो होगा वो 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक होगा। आप इस चीज़ को समझिए, जब भी कुछ मैनेजमेंट को लेकर कुछ बड़े फैसले होते हैं ना, वो हमेशा आपको फोकस में रहने चाहिए यहाँ पे। उससे आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल जो है वो आपको बदलती हुई दिखती है। अब आप ये समझिए कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो उनके अभी RBI के अधीन है, यहाँ पे वेतन को लेकर मंजूरी तय होगी और भी कई तरह की चीज़ें जिस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर हम आपको बता दें तो राम सुब्रमण्यम गांधी का प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं 2014 से लेकर 2017 तक। 37 साल तक यहाँ पर RBI में अलग अलग अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। अब हम लोग बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की। जयप्रकाश एसोसिएट पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट यानी कि JAL का अधिग्रहण करेगी। यहाँ पे कंपनी ने गौतम अडानी के समूह को पीछे छोड़ते हुए अधिग्रहण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई है यहाँ पर। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर है कि रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़क के क्षेत्र में कार्यरत जयप्रकाश एसोसिएट यहाँ पर जो कि कर्ज के भुगतान में चूक की वजह से यहाँ पर दिवालिया कार्रवाई से गुजर रही थी, उसको यहाँ पर वेदांता ने यहाँ पर अधिग्रहण की जो है हिस्सेदारी वो हासिल कर ली है। बोली वो जीतते हुए दिखे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट के कर्जदाताओं ने दिवालिया एवं यहाँ पर ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानी कि IBC के तहत कंपनी की बिक्री के लिए एक प्रक्रिया आयोजित की थी। इस प्रक्रिया में कई बोलीदाताओं ने भाग लिया था यहाँ पे, लेकिन अंत में जो है सिर्फ 2 कंपनी अडानी और वेदांता समूह ने ही यहाँ पे बोलियां लगाई। और यहाँ पर आप देखिए कि वेदांता ने अपने अडानी समूह को पीछे छोड़ते हुए आखिरी में 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई, जिसमें से उसका जो शुद्ध मौजूदा वैल्यू है वो करीब 12,500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है।
अब हम लोग एक और स्मॉल कैप शेयर की बात कर लेते हैं, मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की। यहाँ पर जो है पूरे हफ्ते शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, 10% भागते हुए दिखे ये स्टॉक। और जो खबर निकल के आई वो निकल के ये आई कि कंपनी को 1700 करोड़ रुपए का एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। मैन इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। उनका साफ तौर पे कहता था कि ऑर्डर कई तरीके के कोटेड पाइप्स की सप्लाई के लिए मिला है। इनकी डिलीवरी जो है 6 से लेकर 12 महीनों में पूरी की जाएगी। ये नए ऑर्डर के साथ कंपनी का जो कुल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो अब बढ़ती हुई दिखी है, 4700 करोड़ पे पहुंच गई है। कंपनी ने ये भी कहा कि नया ऑर्डर जो है मजबूत कारोबारी माहौल के साथ ग्राहकों के भरोसे को भी साफ तौर पे दिखाता है। अगर आप Q1 के नतीजों को देखें यहाँ पे, तो शुद्ध मुनाफा जो है सालाना आधार पे 45% बढ़कर 27.5 करोड़ के आसपास आता, जबकि सेम तिमाही में पिछले साल ये 19 करोड़ के आसपास था। अगर आप रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर, तो इसमें स्लाइटली सा डिप है, 742 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में 749 करोड़ रहा। इसके अलावा मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं कि आशीष कचोलिया जो है इस शेयर में हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पे माइक्रो कैप कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आशीष कचोलिया की इसमें हिस्सेदारी है। ट्रेड लाइन की डाटा की बात करें यहाँ पे, तो जुलाई 2025 तक इसमें अगर दिग्गज निवेशक की बात करें तो उनके पास करीब यहाँ पर 13.62 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, यानी कि 13.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स हैं उनके पास। और जो कि जो स्टेक दिखाता है वो 1.82% के आसपास की हिस्सेदारी दिखाता है। अब एक और बात करते हैं एक और स्टॉक की, जो कि रिटेल निवेशकों के काफ़ी नज़र में रहता है, रिडार पे रहता है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। आखिरी हफ्ते के 2 दिनों में धुआंधार तेज़ी देखने को मिली। और आप देखिए पूरे हफ्ते के हिसाब से देखें 5 दिन में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 10% बढ़ गया और भाव जो है 7 रुपये 25 पैसे के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। इस तेजी का कारण मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत सरकार कंपनी में $1 अरब निवेश करने वाले निवेशक की तलाश में है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अगर सरकार को निवेशक मिल जाता है तो उसे कंपनी की 12 से लेकर 13% तक की हिस्सेदारी मिल सकती है। कई तरह की रिपोर्ट्स में ये भी है यहाँ पे कि सरकार एक बड़े निवेशक की तलाश में है, जो कि वोडाफोन आइडिया में $1 अरब यानी कि करीब 8,800 करोड़ का निवेश कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में निवेशक को कंपनी के 12 से 13% की हिस्सेदारी मिल जाएगी। एक अधिकारी ने ये भी बताया, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है लगातार इकोनॉमिक्स टाइम में भी छप रही है, उन्होंने यहाँ पे ये उनके हवाले से खबर निकल के आई कि वोडाफोन आइडिया के मौजूदा मालिक और साथ में जिसके जैसे हम लोग जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप हो गया और ब्रिटेन की वोडाफोन, वो चाहे तो अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकार फिलहाल कंपनी में अपना निवेश बनाए रखने की योजना बना रही है। सरकार नए निवेशक के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है, जो कि भारत या फिर किसी अन्य देश में से हो सकते हैं। ये निवेशक ऐसा हो जो कंपनी को पैसे लगाने के साथ साथ वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट में भी मदद कर सके। सरकार को उम्मीद है कि नया निवेशक घाटे में चल रही इस टेलीकॉम कंपनी को नए विचारों के साथ उसको उभारने में कोशिश करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल खबर है, इसलिए हम लोग इस शो में लेके आए पर्दे के पीछे में। अब कुछ वक्त पहले ही लिस्टिंग हुई कंपनी, एक और हम लोग बात करते हैं JSW सीमेंट लिमिटेड की। पहली तिमाही के नतीजे इसने पेश किए, क्योंकि हम लोगों ने लगातार आपको बताई तमाम तरह की जानकारी। अब देखिए इनके नतीजे कैसे रहे। आप देखिए कंपनी का घाटे में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान आय में आप देखिए ग्रोथ तो देखने को मिली, हालांकि मार्जिन्स भी में हल्का फुल्का सुधार जरूर देखने को मिला। इसके चलते शेयर में एक अच्छी यहाँ पर आप देखें तेज़ी कब आई, शुक्रवार को, लेकिन जब नतीजे आए तब भारी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। Q1 की बात करें FY26 में 8% बढ़कर ये 1,560 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा, जो कि पिछले साल Q1 में FY25 में ये 1,447 करोड़ रुपए था। कामकाजी मुनाफा यानी कि EBITDA में बात करें तो 39% की जोरदार उछाल देखा गया। और आप ये देखिए कि ये 322 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन जो है 20.7% रहा, जो कि पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में 13.8% पर रहा। इस दौरान कंपनी का जो घाटा है वो 15 करोड़ रुपए के मुकाबले आप यहाँ पे देखिए 1,356 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। कुल बिक्री मात्रा 8% बढ़कर यहाँ पर 3.31 मिलियन टन हो गई है, जो कि पिछले साल 3.07 मिलियन टन थी। सीमेंट बिक्री 10% बढ़कर 1.85 मिलियन टन रही, जो कि Q1 की अगर हम लोग बात करें FY25 की यहाँ पर तो ये 1.68 मिलियन टन यहाँ पर रही है। IPO के से पहले ही कंपनी ने CCPS को इक्विटी शेयरों में बदले जाने की घाटे की बड़ी वजह यहाँ पर बताई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कंपनी IPO जो है इस हफ्ते जो है लिस्ट होता हुआ दिखा, जिसका नाम है विक्रांत इंजीनियरिंग। ये पूरे हफ्ते आप देखिए इस हफ्ते के दौरान यहाँ पर जो है लिस्ट होता हुआ दिखा। पावर ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और सोलर EPC सेक्टर में कंपनी काम करती है। आप 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक यहाँ पे IPO खुला था। इस इशू को अगर आप देखें तो निवेशकों की तरफ से ज़ोरदार रिस्पांस मिला।
करीब करीब 23 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। बुधवार को कंपनी का आईपीओ बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी ने जो प्राइस बैंड सेट किया था उसके मुकाबले इसकी जो कीमत है वो 2% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई। बीएसई पर जो शेयर है 99.70 पर लिस्ट होता हुआ दिखा। आईपीओ से पहले प्रमोटर की जो हिस्सेदारी थी वो 81.78% थी और इशू के बाद ये 56.17% रह जाएगी। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो करीब करीब 18% से बढ़कर 43% के आसपास हो गई है। और शुक्रवार को शेयर में 4% की तेज़ी देखने को मिली और 95 रुपीज़ के भाव पर ये पहुँचता हुआ दिखा। ये कंपनी बेसिकली देखिए ये ईपीसी कंपनी है जो कई बड़े सेक्टर जो कि मैंने आपको बताया जो उस पर काम करती है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और 14 राज्यों में आप देखिए करीब करीब ये कंपनी जो है इनका एक्सपेंशन है 1920 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले आप समझिए कि कई प्रोजेक्ट्स जो है ये पूरे कर रही है। 45 प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं। तो बहुत सारी तरह की चीज़ें एनटीपीसी से लेकर पावर ग्रिड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प और बड़ी खबर यहाँ पर आई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की खबरें निकल कर आई। अमेरिकी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने भारत के बाजार मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी के खिलाफ यहाँ पे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सैट में एक मामला दायर किया। आपको बता दें कि सेबी ने जैन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेरी करने का आरोप लगाया था। ये केस सेबी के आदेशों के खिलाफ अपील का पहला कदम होता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर जैन स्ट्रीट के इस हरकत पर सेबी की तरफ से आरोपों का खंडन किया गया। यहाँ पे सेबी ने जुलाई 2025 में जैन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाजार में बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए उसे बाजार में से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने कंपनी पर करीब करीब आप समझिए कि 48.4 बिलियन रुपीस के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे लगभग 567 के आसपास यहाँ पे मिलियन डॉलर जब्त करने के आदेश दिए थे, जिससे उसे अवैध लाभ जो है बताया कि ये कंपनी ने धोखे से अवैध लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया। सेबी का कहना है कि जैन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव्स मार्केट में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करके इंडेक्स की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ। जैन स्ट्रीट ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि उसकी ट्रेडिंग रणनीति बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज पर आधारित है जो सामान्य और वैध है यहाँ पे। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए जैन स्ट्रीट ने सेट से मांग की है कि सेबी को उन डॉक्यूमेंट्स और डेटा को साझा करने का निर्देश दिया जाए जो कि कंपनी के बचाव के लिए ज़रूरी है। ये मामला भारत के डेरिवेटिव मार्केट और विदेशी निवेशकों के लिए नियामक माहौल को प्रभावित साफ तौर पर कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एक बड़ी नियुक्ति की। मैं आपको बता रहा था ना जैसे कि मैनेजमेंट की कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो कंपनी को बढ़ाने के लिए टॉप एग्जीक्यूटिव की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए स्टॉक में भी जो होती है हरकतें देखने को मिलती हैं। ऐसी इस तरह की चीज़ें अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उस पर रिएक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉर्गेज फोकस नॉन बैंक लेंडर जो सम्मान कैपिटल कंपनी है उस पर एक बड़ा ऐलान आता हुआ दिखा। हिमांशु मोदी को कंपनी का डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति 4 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। हिमांशु मोदी वही हैं जो कि सुजलॉन में सीएफओ के पद पर कार्यरत थे। यहाँ पर हिमांशु मोदी को कॉर्पोरेट फाइनेंस के सेक्टर में 26 सालों का एक अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने बार्कलेज हो गया, एसएल ग्रुप हो गया, यहाँ पे बेनेट कॉलमैन हो गया, इसके अलावा सुजलॉन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नेतृत्व के पदों में काम किया है। यहाँ पर आप देखें तो मोदी ने यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पर श्रीथ क्लाइड और ग्लासगो से जैसे विज्ञान और वित्त में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत में उन्होंने लंदन में बार्कलेज बैंक में काम किया है और उन्होंने 2 साल तक वहाँ पे 2 साल का जो है उन्होंने अपना टाइम वहाँ पे बिताया है। सम्मान कैपिटल से जुड़ने से पहले मोदी जो है सुजलॉन ग्रुप के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सीएफओ पे थे यहाँ पर, और वो भारत की जो बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है उससे जुड़े हुए थे। यहाँ पर आप साफ तौर पे देखें उसके बाद जो है यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी हरकत देखने को मिली। स्टॉक में 2% की तेज़ी बनती हुई दिखी और ये साफ तौर पे दिखाता है कि जब एक ग्रुप में एक बड़ा व्यक्तित्व जुड़ता है तो उस पर जाहिर सी बात है कि स्टॉक भी रिएक्ट करेगा। अब इस हफ्ते शुगर स्टॉक्स भी जो है उनकी मिठास जो है वो बढ़ते हुए दिखी। चाहे बरलाम चीनी की मिल्स की बात कर लीजिए 7% की तेज़ी देखने को मिली। श्री रेणुका शुगर जो है 15% चलता हुआ दिखा। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें 12%, गोदावरी की बात करें तो 5%, उत्तम शुगर मिल्स, धामपुर शुगर, इसके अलावा मगध शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, तमाम ऐसे स्टॉक्स इसमें एकदम ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब आप इस तेज़ी की वजह भी जान लीजिए। देखिए पिछले साल गन्ने का जो उत्पादन है करीब 30% कम हो गया था, जिसकी वजह से सरकार ने शुगर मिलों को रोक लगाई थी कि वो ज़्यादातर
मोलासिस जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट ना किया जाए। यहाँ पर इसका साफ तौर पे मकसद था कि चीनी की कमी ना हो, लेकिन इस साल तस्वीर उलट गई। रिकॉर्ड शुगर उत्पादन का अनुमान हुआ और करीब करीब 349 लाख टन और इसमें उत्पादन देखने को मिला, और इसी वजह से सरकार ने जो ये पाबंदी है वो हटा दी। अब क्या हुआ, शुगर के जो मिलें हैं उनको पूरी तरीके से छूट मिल गई और जितना चाहे वो यहाँ पे मोलेसिस को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर सकती है। सरकार की निगरानी यहाँ पर साफ तौर पे थी, यहाँ पर नज़र बनी हुई थी, और यहाँ पर आप देखिए सरकार प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग करती रहती है यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, और उसके बाद यहाँ पे फैसले लेती रहती है, और इसी के चलते यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। और अब आप ये समझिए कि करीब करीब 576 करोड़ लीटर जो है यहाँ पर शुगर मिलें जो है वो इथेनॉल बनाने की क्षमता पर यहाँ पर ऑपरेट कर सकती हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो साफ तौर पर राहत है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पे साफ किया गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो है E20 पेट्रोल जारी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के कयास लगा जा रहे थे कि इस तरह पे जो है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखी है। अब हम लोग बात करते हैं एक बड़ी ब्लॉक डील की। बड़ी ब्लॉक डील विंडो में होती हुई दिखी यहाँ पे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, जिसके चलते शेयरों में तेजी आई और 5 दिनों के अंदर जो शेयर है वो 6% तक चढ़ता हुआ दिखा। ये उछाल उस समय आया जब कंपनी ने लगभग करीब 6 करोड़ शेयर जो है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 12% के आसपास हिस्सा है, ब्लॉक डील विंडो के जरिए ट्रेड किए गए। इस डील का कुल वैल्यू जो देखें अगर आप तो 2006 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। प्राइवेट इक्विटी फर्म वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में अपनी 16.46% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी, और ये करीब 8.23 करोड़ शेयरों की बिक्री थी, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। ये डील क्लीन आउट ट्रेड के तौर पर स्ट्रक्चर की गई थी और शेयरों को 316 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर पेश किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के अंत तक वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड LLC के पास कंपनी के 16.03% हिस्सेदारी थी, और आप ये समझिए कि इससे पहले प्रमोटर ने जून 2021 में करीब 12.5% और मई 2021 में यहाँ पर करीब 5% हिस्सेदारी जो थी वो बेची थी। वित्तीय मोर्चे पर एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने अगर आप Q1 के इसके नतीजे देखें तो 28% की सालाना बढ़ोतरी के साथ ये 219 करोड़ के नेट प्रॉफिट इसने कंपनी ने दर्ज किया था। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशनल आय की बात करें तो 32% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इंटरेस्ट इनकम की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो 23% ये बढ़ता हुआ दिखा था। इसके अलावा जोमेटो और स्विगी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ क्षेत्रों में 50 रुपये वाले VIP मोड का यहाँ पर ट्रायल शुरू किया गया है। इस सर्विस के तहत ग्राहकों को तेज़ डिलीवरी, प्राथमिकता वाले राइडर्स और टॉप यूजर्स के लिए खास हाई लेवल की यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। ये सुविधा बेहतर अनुभव, प्रीमियम सेवा की दिशा में एक अहम है। त्योहारी सीजन के दौरान ऑर्डर में तेज़ी देखने को मिलती है। इस तरह के तमाम जो है वो कदम उठाए जाएंगे। जोमेटो जो है प्रतिदिन मैं आपको बताऊं 2.3 से लेकर 2.5 मिलियन ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता है। 12 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए क्योंकि खबर निकल के ये भी आई कि जो है प्लेटफॉर्म चार्जेस है वो 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिए गए, और इस हिसाब से देखें तो कंपनी रोज़ाना लगभग 3 करोड़ रुपए की आय कमा सकती है, जो कि पहले करीब 2.5 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म शुल्क में मामूली बढ़ोतरी से कंपनी को प्रति तिमाही में करीब 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। यहाँ पे जोमेटो की कॉम्पिटिटर कंपनी स्विगी ने भी अपने प्लेटफॉर्म फीस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 रुपये का इजाफा करते हुए दिखे, और उसका फीस प्रति जो ऑर्डर है वो अब 15 रुपये हो गया है। ये कदम भी त्योहारी सीजन के दौरान ट्रैफिक और ऑर्डर वॉल्यूम से ज़्यादा मुनाफा कमाने की रणनीति हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आई और उन्होंने जो है जोमेटो के शेयर का जो लक्ष्य है वो 400 रुपये तय कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो शो था पर्दे के पीछे वो हमने बताने की कोशिश करी, एक एक खबर आपको समझाई, यहाँ पर जो ट्रेंड में थी, जो खबरों में भारी बिकवाली दबाव देखने को मिला, और आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक जो है वो रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं, खासकर JP एसोसिएट को लेकर बड़ी खबर थी। हर चीज़ हमने आपको समझा दी। कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।